अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग 3 रूल्स हमने पढ़ लिए थे। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पढ़ लिया था, हंट्स रूल पढ़ लिया था और n+l रूल पढ़ लिया था। अब चौथे रूल से पहले हमें एक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जिसे हम कहते हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? द नंबर दैट असाइंस द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। सॉरी, वो नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी एनर्जी बताने में मदद करें, वो नंबर आपके कहलाते हैं क्वांटम नंबर। सही। और बोहर ने कहा था न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन सर्कुलर ट्रैक्स बने होते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल कहते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। तो बोहर के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। जबकि हेज़नबर्ग ने इसकी मुखालिफत की थी। हेज़नबर्ग ने कहा था कि आप इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसका मोमेंटम, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। तो वो नंबर जो आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या फिर उसकी एनर्जी बताने में मदद करें, वो नंबर आपके कहलाते हैं क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर आपके पास होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको l से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको m या फिर m के नीचे m की सबस्क्रिप्ट में l लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर जिसको सिंपल s या फिर m के नीचे s लगा के उससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सिंबल होता है बेटा n। n आप पहले भी पढ़ चुके हो। n इलेक्ट्रॉन का शेल बताता है, उसका ऑर्बिट बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका क्या बताता है? एनर्जी लेवल या फिर शेल नंबर, मतलब इलेक्ट्रॉन किस शेल में, किस ऑर्बिट में, वो आपको पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। सही है। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में। n की वैल्यू 2 है, मतलब इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में। n की वैल्यू 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। ठीक है। या फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। कोई पहले शेल में है तो उसकी उतनी एनर्जी होगी जितनी पहली शेल की होती है, पिछली क्लासेस में जब हमने कैलकुलेट की थी। दूसरे शेल में है तो उसकी एनर्जी वही होगी जो दूसरे शेल की होती है। सही है। वो फॉर्मूला निकाला था हमने, -1313 अपॉन -1313.315 अपॉन n²। तो n की जगह 1 पुट करो, पहले शेल की एनर्जी आ जाएगी। n की जगह 2 पुट करो, दूसरे शेल की एनर्जी आ जाएगी। तो मैं यूं भी कह सकता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है। और यूं भी कह सकता हूं इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस बताता है। भाई पहले शेल में है तो मतलब इतने डिस्टेंस पे, दूसरे शेल में न्यूक्लियस से डिस्टेंस इतना है, तीसरे शेल में डिस्टेंस और ज़्यादा है, चौथे शेल में डिस्टेंस और ज़्यादा है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यूं भी कह सकता हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है n जो है वो आपका साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। यानी आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है
कि 1s ऑर्बिटल और 2s ऑर्बिटल किसका साइज बड़ा होगा, किसका साइज छोटा होगा। तो 2s ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा एज कम्पेयर टू 1s से, यानी जैसे जैसे n बढ़ता रहेगा वैसे वैसे साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर जा रहा है। न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो न्यूक्लियस का पुल उसकी तरफ कम हो जाएगा, तो उस ऑर्बिटल का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता रहेगा। तो n की वैल्यू आप बढ़ाओगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा और साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेगा। तो एमसीक्यूज में बात आ सकती है कि बाय इंक्रीजिंग n क्या होगा। तो उसमें आप ये लिखोगे कि एक ऑप्शन होगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, साइज ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीजेस, ऑल ऑफ देम। तो ऑल ऑफ देम पे टिक करोगे। सही है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, तो इससे आप इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या फिर ऑर्बिटल का साइज बता सकते हो। ठीक है। दूसरा क्वांटम नंबर बेटा आपके पास होता है एजेमेथल क्वांटम नंबर, जिसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बताता है बेटा, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल या फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल। सही है। जैसे अगर L की वैल्यू 0 है तो मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है, L की वैल्यू 1 है तो मतलब p ऑर्बिटल की बात हो रही है, L की वैल्यू 2 है d ऑर्बिटल की बात हो रही है, L की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल की बात हो रही है। g ऑर्बिटल खैर हमारे कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है तो इसको छोड़ दो आप। तो अगर L की वैल्यू आपके पास 0 आ रही है तो इसका मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है, और s का शेप बेटा आपको पता है कैसा होता है, s का शेप होता है स्फेरिकल। सही है। कैसा होता है भी ड्रॉ भी कर दूंगा आगे। और L की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो मतलब p ऑर्बिटल की बात हो रही है, और p का शेप होता है बेटा डम्बल। L की वैल्यू 2 आ रही है मतलब d ऑर्बिटल की बात हो रही है, d का शेप होता है बेटा डबल डम्बल। और अगर L की वैल्यू 3 आ रही है मतलब f की बात हो रही है, तो f का शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स सा होता है। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे मेंशन की गई है वो ये कि L की वैल्यू 0 से लेके उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो n-1 होती है। यानी अगर मैं कहूं n1 है n1 है यानी पहला शेल है सिर्फ, तो n-1 करो 0 तो L की वैल्यू 0 होगी। दूसरा शेल है n2 है तो L की वैल्यू 0 होगी, और 2-1 करोगे यानी n-1 करोगे तो 1 आएगा, तो L की वैल्यू 0 और 1 होगी। तीसरे शेल की बात करोगे तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। चौथे शेल की बात करोगे तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी। पहले शेल में L 0 है और आपको पता है पहले शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है। दूसरे शेल में L की वैल्यू 0 और 1 होगी, यानी s और p दूसरे शेल में आपको पता है बेटा s और p ऑर्बिटल होते हैं। तीसरे शेल की बात करें तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी, और तीसरे शेल में आपको पता है sp d होते हैं। चौथे शेल की बात करें तो L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगी, यानी sp-df होगा, चौथे शेल में sp-df होते हैं। ठीक है। तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, n-1 तक जाती है, यानी L की वैल्यू n के बराबर या इससे बड़ी कभी भी नहीं हो सकती। अगर आपको बोले n4 है, L की मैक्सिमम वैल्यू कहां क्या होगी, 3 होगी, 3 से एक्सीड नहीं कर सकती। तीसरा क्वांटम नंबर है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये आपको ऑर्बिटल की तादाद बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कह लो, इससे आपको पता चलते हैं। और इसकी जो वैल्यू है बेटा वो -L से
प्लस एल तक होती है। जैसे मिसाल के तौर पर एस की बात करें, सही है, जैसे मिसाल के तौर पर हम बात करें एस ऑर्बिटल की बात करें, तो एस के लिए, एस की अगर हम बात करें तो एस के लिए एल वैल्यू होती है 0, तो एम वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। ऐसा ही होगा क्योंकि एम की वैल्यू प्लस माइनस एल होती है, तो प्लस माइनस 0 करोगे मतलब 0, तो इसका मतलब एस का एक ही ऑर्बिटल बनेगा, इसको आप 0 कह दोगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम बात करें P की, तो P के लिए बेटा L1 होता है, तो M की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगी, यानी -1 से लेके +1, तो इसका मतलब P के 3 ऑर्बिटल बनेंगे। स्क्वायर करके बना देते हैं ऑर्बिटल को, S का तो एक ही बना, उसको 0 का नाम दे दिया, P के 3 बनेंगे, एक को -1 फिर 0 और फिर +1, क्योंकि L की वैल्यू M की वैल्यू प्लस माइनस L होती है। इसी तरह अगर हम बात करें D की, तो D की L वैल्यू 2 होती है, मतलब बेटा M की वैल्यू प्लस माइनस 2 होगी, यानी इसके कितने ऑर्बिटल बन जाएंगे बेटा -2 से लेके +2, यानी इसके बनेंगे बेटा 5 ऑर्बिटल, इसके बनेंगे बेटा 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसका मतलब m की वैल्यू से आपको क्या पता चल रहे हैं बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पता चल रहे हैं। जैसे s की बात करें तो s का एक ऑर्बिटल बनेगा, m की वैल्यू से पता चला क्योंकि इसका m 0 था, 0 का मतलब एक ही वैल्यू है, तो एक ऑर्बिटल बनेगा। p की बात की तो p के लिए m वैल्यू प्लस माइनस 1 आई, यानी -1 से लेके +1 तक, तो इसका मतलब p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं, उनका नाम भी आपने देखा होगा, px py pz कहते हैं। खैर ये आगे इसको ड्रॉ भी करके दिखाऊंगा। और अगर हम बेटा बात करें किसकी, d ऑर्बिटल की, तो d के लिए m की वैल्यू प्लस माइनस 2 होती है, यानी -2 से लेकर +2, तो d के 5 ऑर्बिटल बनते हैं। एक को नाम देते हैं dxy का, एक को नाम देते हैं dyz का, एक को नाम देते हैं dzx का, एक को नाम देते हैं dx² y² और एक को नाम देते हैं dz² का। और अगर f की बात करें तो f के लिए m वैल्यू +-3 होती है, यानी f के 7 ऑर्बिटल बनते हैं। सही है। आखिरी क्वांटम नंबर आपका स्पिन क्वांटम नंबर होता है, वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है। भाई एक इस ऑर्बिटल की बात करें तो उसके अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एक को आप ऐसे बना रहे हो, एक को ऐसे बना रहे हो, इसी तरीके से बनाते हैं, तो एक की स्पिन को बोल देते हैं +½ और -½ जो है वो दूसरे की स्पिन हो जाती है। अब ये ज़रूरी नहीं इसको +½ कहो उसको -½ कहो, बस एक +½ है एक -½ है, मतलब एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन क्लॉकवाइज है, तो एक को अगर आप पॉजिटिव कह रहे हो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्लॉकवाइज वाले को पॉजिटिव कहो, एंटी क्लॉकवाइज वाले को नेगेटिव कहो, या ऊपर वाले को पॉजिटिव कह रहे हो नीचे वाले को नेगेटिव कह रहे हो, बस एक पॉजिटिव है तो दूसरा उसके रिस्पेक्ट से क्या है बेटा, नेगेटिव है। तो ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल बताता है, इससे आप इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस और ऑर्बिटल का साइज बता सकते हो। जैसे जैसे n बढ़ाओगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इसकी वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन इस तरीके से होती है। सही है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 0 1 2 3 इस तरीके से होती है। मैग्नेटिक एज़िमुथल क्वांटम नंबर शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है।
यानी अगर इसकी वैल्यू 0 है मतलब s ऑर्बिटल की बात हो रही है, शेप स्फेरिकल होगा। इसकी वैल्यू 1 है मतलब p ऑर्बिटल की बात हो रही है, शेप डम्बल होगा। सही है। इसकी वैल्यू 2 है मतलब d ऑर्बिटल की बात हो रही है, शेप डबल डम्बल होगा। और अगर इसकी वैल्यू 3 है बेटा तो मतलब f ऑर्बिटल की बात हो रही है, शेप कॉम्प्लेक्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है और इसकी वैल्यू होती है ±L। यानी s की बात करें, L0 की बात करें तो m भी 0 होगा, यानी s का एक ही ऑर्बिटल बनेगा। p की बात करें यानी L1 की बात करें तो m की वैल्यू ±1 होगी, यानी इसके 3 ऑर्बिटल बनेंगे। -1 नाम देंगे, एक को 0, एक को +1। d की बात करें यानी L2 की बात करें तो इसकी m वैल्यू होगी +-2, यानी इसके 5 ऑर्बिटल बनेंगे, -2, -1, 0, +1, +2। f की बात करें मतलब L3 की बात करें तो इसकी वैल्यू ±3 होगी, यानी एक को -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 का नाम देंगे। ठीक है। इसके बाद नीचे बेटा कुछ फॉर्मूले लिखे हुए, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसको। वो ये कि अगर आपको किसी शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हो, n मतलब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हो बेटा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2n²। सही, किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल लो, पहले भी ये बता चुका था पिछले पार्ट में आपको। और सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकाल लो यानी s,p,d,f, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 4l+2। 4l+2 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 2 ब्रैकेट में 2l+1 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। 2 को मल्टीप्लाई करा दिए तो ये हो जाएगा 4l और वो हो जाएगा 2। जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई मैं कहूं s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो आप l की जगह डाल दो 0 तो आंसर आपके पास 2 आ जाएगा। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, देख सकते हो बेटा s का एक ऑर्बिटल बनता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डालूंगा, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा। सही है। L1 रखो। p की बात करो, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, l की जगह डाल दो बेटा 1, इस यहाँ पे डाल दो, यहाँ पे डाल दो, मर्जी है। सॉल्व करोगे कितना आंसर आएगा, 4 1 4, 4 + 2 6, तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कैसे बेटा, देख लो, p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना इसमें। इसी तरह d की बात करोगे, l की जगह 2 डालोगे तो आंसर 10 आएगा, यानी d में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। 3 डालोगे यानी f की बात करोगे तो आपका 14 आंसर आएगा। तो f में 14 इलेक्ट्रॉन डलते हैं क्योंकि इसके 7 ऑर्बिटल बनते हैं। सही है। तो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2n² से निकाल सकते हो। जैसे पहले शेल की बात करो तो 1 का स्क्वायर 1, 1 2 2, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दूसरे शेल की बात करो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरे शेल में 18 आएंगे, चौथे शेल में 32 आएंगे। सब शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो इस फॉर्मूले से निकालो। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं। एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही आते हैं। तो अगर आपसे पूछे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आप बोलोगे 2। सब शेल यानी sp,df में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इस फॉर्मूले से निकालोगे। और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2n² वाले फॉर्मूले से निकालोगे। ठीक है। अच्छा, कुछ और फॉर्मूले भी बता देता हूँ, पिछली क्लास में उनका जिक्र किया था, आगे हो सकता है आपके काम है, तो वो भी फॉर्मूले में आप लोगों को लिख देता हूँ। जैसे एक फॉर्मूला होता है कि आपको ऑर्बिटल्स निकालने हो इन अ शेल। एक शेल में आपको ऑर्बिटल निकालने हो कि एक शेल में कितने ऑर्बिटल आते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा n²। जैसे मैं कहूँ पहले शेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे तो n², यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो पहले शेल में s सब शेल होता है और s का एक ही ऑर्बिटल बनता है, तो पहले शेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। दूसरे शेल की बात करो तो n² यानी 2 का स्क्वायर 4, तो दूसरे शेल में 4 ऑर्बिटल होंगे। दूसरे शेल में बेटा s आता है और p आता है, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, कितने हो गए 4। तीसरे शेल की बात करो तो n का स्क्वायर बेटा 9 आंसर आएगा। तीसरे शेल में s होता है, p होता है, d होता है, s का एक ऑर्बिटल, p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल, तो 9 हो गए।
चौथे शेल की बात करो, 4 का स्क्वायर 16, एक एस का 3 पी के 5 डी के और 7 एफ के, कितने हो गए? 16 हो गए। तो शेल में ऑर्बिटल निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह बेटा अगर आपको ऑर्बिटल निकालने हो सबशेल, सबशेल में आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2l+1, यानी यहाँ से 2 हटा देते हैं। जैसे मैं बोलूँ s में कितने ऑर्बिटल आएंगे तो l की जगह 0 डालो, 1 आंसर आएगा। s का एक ऑर्बिटल बनता है आपके सामने। p में कितने ऑर्बिटल आएंगे, l की जगह इस फॉर्मूले में 1 डालो, आंसर आएगा 3p के 3 ऑर्बिटल बनते हैं। d में कितने ऑर्बिटल आते हैं, 2 डालो l की जगह, 5 ऑर्बिटल आ जाएंगे d में। f की बात करो, 3 डालो l की जगह, 7 आंसर आएगा। f के 7 ऑर्बिटल बनते हैं, सही है। और एक और भी फॉर्मूला बता देता हूँ, एक आखिरी, सब शेल निकालने हो शेल में तो उसका फॉर्मूला होता है n, यानी मैं कहूँ पहले शेल में कितने सब शेल होंगे, एक, s होता है। दूसरे शेल में कितने सब शेल होंगे, 2, s और p। तीसरे शेल में कितने सब शेल होंगे, 3, s p d। चौथे शेल में कितने सब शेल होंगे, 4, s p d f। पांचवें शेल में फिर s p d f और g। खैर मैंने कहा g हमारे कोर्स में शामिल ही नहीं है, हम f तक की बात करते हैं। तो क्लियर है क्वांटम नंबर की एक समरी जो मैंने बताई। आगे चलते हैं। अलग अलग करके थोड़ा सा उसको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किसने किया था, बोहर ने। शेल का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, बोहर थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल ही बताते हैं, एन से डोनेट करते हैं। और यही बात जो मैंने आपको पीछे बताई, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है न्यूक्लियस से, या एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो मैंने कहा जैसे जैसे एन बढ़ाओगे वैसे वैसे सारी चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद वही शेल नंबर बताए हुए हैं 1 2 3 4 5 6, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो बताया हुआ है। भाई पहले शेल को के शेल भी कहते हैं, दूसरे को एल कहते हैं, तीसरे को एम कहते हैं, चौथे को एन कहते हैं, पांचवे को ओ, छठे को पी। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करता है शेल को, के एल एम एन ओ पी क्यू, ये सारे आपके कैपिटल होंगे, सही है। और ये फिर वही बात है, के शेल है तो मतलब पहला शेल है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। और इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, वही 2n स्क्वायर से। पहले शेल में 2 आएंगे, दूसरे शेल में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। ये चीज़ तो खैर हम पिछले लेक्चर्स में और पिछली वाली स्लाइड में डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे चलते हैं। एजेमुथल क्वांटम नंबर, एजेमुथल क्वांटम नंबर पहले बताया शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है, सही है, या यूं कह लो सबशेल ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। इससे ये पता चलता है ना इलेक्ट्रॉन एस में है, पी में है, डी में है, एफ में है, तो सबशेल बताता है इलेक्ट्रॉन का, या फिर ऑर्बिटल का शेप बताता है। इसकी वैल्यू पहले बताया 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम वैल्यू n-1 तक जाती है, यानी l कभी भी n के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो सकता। और ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैंने आपको बताई, s के लिए l 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है, f के लिए 3 होता है। तो ये बातें तो हम पहले ही स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और ये सारी बातें भी डिस्कस कर चुके हैं। 0 है अगर तो उसका मतलब s सबशेल है, s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। मैंने फॉर्मूला बताया पूरा आपको। s का शेप स्फेरिकल होता है, ये बात भी पहले बता चुके हैं। 1 है तो उसका मतलब p की बात हो रही है, p में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसका शेप डबल डम्बल होता है। फिर 2 मतलब d की बात हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसका शेप 4 लूप्ड कहते हैं इसको। मिलेंगी एक नोड्स और एक लोब्स। नोड्स वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम, और लोब वो जगह होती हैं वेयर
possibility of finding इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी जैसे वो कह लो, आप वेव बनाते थे ना, वेव की जब आप इंटरफेरेंस कराते हो तो जिस पे एम्पलीट्यूड बिल्कुल ज़ीरो होता है वो इससे नोड कहलाता है, और जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वो आपका एंटी नोड कहलाता है। तो एंटी नोड को यहाँ लोब्स का नाम दिया गया है। तो नोड जहाँ पे बिल्कुल कह लो स्पेस ना हो, मिल रहे ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहाँ पे या इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे कम हो, और लोब्स वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो। तो एस ऑर्बिटल में देखो बेटा स्फेरिकल है, तो हर जगह इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी एक जैसी है, तो इसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता। आपसे पूछ सकता है वो ऑर्बिटल बताओ जिसमें कोई नोड नहीं होता, तो एस ऑर्बिटल पे टिक करोगे। एस ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल है जिसमें कोई भी नोड यानी नोडल प्लेन नहीं होता। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें पी की, तो पी का शेप होता है बेटा डंबल। डंबल कुछ इस तरीके से होता है, सही है। अब पी के 3 ऑर्बिटल बनते थे, एक पी एक्स होता है, एक पी वाई होता है, और एक पी जेड होता है। अब इसमें बेटा अगर आप देखो, ये आपको नोड नज़र आ रहा है, ये पॉइंट आपको नोड नज़र आ रहा है, ये पॉइंट आपको नोड नज़र आ रहा है, सही है। तो एक पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो इसमें एक नोड होता है, और ये सा, ये सा, ये सा, ये सा, ये सा, ये सा। तो अगर एक पी ऑर्बिटल को पकड़ूं तो इसमें 2 लूप्स होते हैं, सही है। तो पी ऑर्बिटल में बीच वाली जगह को नोड कहते हैं, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी या उसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, और 2 लोब्स होते हैं। ये 2 जगह यहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। डी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, डी की अगर हम बात करें, डी ऑर्बिटल की बात करें, तो डी का शेप बेटा डबल डंबल होता है, सही है। डबल डंबल कुछ इस तरीके से होता है, एक डंबल बना दो, इसके ऊपर एक और डंबल बना दो, सही है। और डी के बनते हैं बेटा 5 ऑर्बिटल, एक को बोलते हैं डी एक्स वाई कुछ इस तरीके से होता है। ये मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो इसके जो बीच में बनता है वो आपका डी एक्स वाई कहलाता है। इसी तरह अगर ये एक्सेस वाई और जेड हो, उसके बीच में बनता तो डी वाई जेड कहलाता, एक्स और जेड के बीच में बनता तो डी एक्स जेड कहलाता। तो बाकी ऐसे ही बनेंगे, उनको मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है वो बना देता हूँ। ये एक्स है, ये वाई है, तो एक ऑर्बिटल बनता है एक्स पे और दूसरा बनता है वाई पे, तो ये डी एक्स वाई होता है। और डी जेड स्क्वायर कैसे बनता है, ये जेड है, ये मान लो कोई सा भी एक्सेस है, वाई कर लो, तो एक बनता है जेड पे और दूसरा भी बनता है जेड पे, तो ये होता है डी जेड स्क्वायर आपका, सही है। डी एक्स वाई एक्स और वाई के बीच में बनता है, डी वाई जेड वाई और जेड के बीच में बनता है, डी जेड एक्स जेड और एक्स के बीच में बनता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है वो एक्स पे और वाई पे बनता है, और डी जेड स्क्वायर दोनों जेड पे बनते हैं। तो अब इन तमाम को आप देखो, इन तमाम को अगर आप देखो, इधर लिख रहा हूं, सब में एक आपको नोड नजर आ रहा है और 4 लूप्स होते हैं। जब भी देखो फोर लूप्ड का है ना, 4 इनमें क्या होते हैं बेटा, लूप्स होते हैं, सिवाय डी जेड स्क्वायर,
विच हैज़ 2 लूप्स। तो ये पूछ सकता है कौन सा सारे डी ऑर्बिटल में 4 लूप्स होते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा है? डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल की बात की, इनके शेप्स पढ़ लिए और नोड और एंटी नोड पढ़ लिए। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको मैंने कहा एम या एम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर एल की वैल्यू 0 है तो मतलब एम की वैल्यू भी 0 है। एल 0 एस पे होता है तो उसका मतलब एक ही ऑर्बिटल बनेगा। 0 है ना, एक ही वैल्यू, तो एक ही ऑर्बिटल बनेगा। L1 है मतलब P की बात हो रही है, तो M की वैल्यू -1 से +1 तक होगी, यानी 3 वैल्यूज हैं, 3 ऑर्बिटल बनेंगे, एक को PX PY PZ बोलेंगे। 2 है L की वैल्यू, तो मतलब D की बात हो रही है, तो उसका मतलब M की वैल्यू -2 से +2 होगी, यानी 5 ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर 3 है मतलब F ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो -3 से +3 तक वैल्यू होगी, इसका मतलब 7 ऑर्बिटल जो है वो बनेंगे। सही है, तो ये सारी चीज़ें तो हम खैर डिटेल में पहली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है किसी ऑर्बिटल के अंदर। ऑर्बिटल के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो किसी भी एक स्पिन को -12 कहते हैं, दूसरी स्पिन जो है वो आपकी +12 हो जाएगी। सही है, इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे होता है या ऐसे होता है। मान लो ये स्पिन +12 है, ये वाली स्पिन -12 है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बाद ये जो है वो समरी दी गई है, वही सारी बातें जो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। सही है, तो मेरे ख्याल से अब दोबारा इसको पढ़ाना शुरू करूँगा तो बोरियत होने लगेगी। तो चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसके सवालात वगैरह जो हैं वो किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे एक सवाल है, आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन्स बताओ, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे किसमें? पहला पार्ट है N4 है और स्पिन -12 है। N4 है बेटा, मतलब बात हो रही है चौथे शेल की। चौथे शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, या चौथे शेल में सब शेल कितने आएंगे, या चौथे शेल में ऑर्बिटल कितने आएंगे, सारी चीज़ आप लोगों को बता चुका हूँ। चौथे शेल में बेटा, चौथा शेल है तो Lb4 होगा, 4 सब शेल इसमें आएंगे, SpDF चारों आएंगे, तो चारों बना देते हैं। फोर का S बना दिया, S के कितने ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? एक ही बनता है। 4p बना दिया, P के कितने ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? 3 बनते हैं। 4d बना दिया, D के कितने ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? 5 बनते हैं। और 4f बना दिया, F के कितने ऑर्बिटल बनते हैं भाई? 7 बनते हैं। सही है, अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालूं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 2 2 और 2। ठीक है, और अगर मैं इसमें m की वैल्यूज़ भी लिख दूं ताकि आगे कोई सवाल आए तो वो कर सकें। 0 0 -1 +1, 0 -1 -2 +1 +2, 0 -1 -2 और -3 +1 +2 +3।
इसी तरह स्पिन की बात करूं, स्पिन सिर्फ एक पे लिख रहा हूं, बाकी सबकी ऐसी हो जाएगी। इस वाले की मान लो +½ और इस वाले की मान लो -½ ठीक है। अब खैर पहले सवाल में सिर्फ आपसे क्या कह रहा था, ये मैंने वैसे बना दिया ताकि आगे के सवाल में जल्दी जल्दी आपको बताता रहूं। N4 है और स्पिन -½ है, तो N4 में बेटा टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, काउंट कर लो 32। 4 सबशेल हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, F में 14 आते हैं, 32। लेकिन आपसे सिर्फ -½ वाले पूछ रहा था, तो -½ वाले कितने होंगे बेटा, आधे। 32 इलेक्ट्रॉन है, 16 की स्पिन +½ होगी, 16 की स्पिन -½ होगी, तो आपसे सिर्फ -½ वाले पूछ रहा था, तो -½ वाले बेटा कितने होंगे, -½ वाले आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सॉरी 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। इसी तरह एक सवाल है, इसमें कह रहा है N3 है, L0 है, N3 L0, इसमें बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पहले तो वही बात, 3 की बात करो तो 3 में S आएगा, S का बनेगा 1 ऑर्बिटल, 3 में P आएगा, P के बनेंगे 3 ऑर्बिटल, और 3 में आएगा D बेटा, D के बनेंगे 5 ऑर्बिटल। ठीक है। अब L1 बेटा किस किस का होगा, सॉरी L0, इसका 0, ये 0, ये -1, ये +1, ये 0, ये -1, ये -2, ये +1, ये +2। तो तीसरे शेल में L0 में कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अच्छा वही अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल भी दूं, 2 2, सब में 2 2 आते रहेंगे। अब आपसे कह रहे हैं कि तीसरे शेल के L0 में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यानी इसमें, इसमें और इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो इसमें टोटल आपके पास हो गया बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। एक और वही इलेक्ट्रॉन ही बताने, N3 है, M0 है, बल्कि N4 कर लो, N4 है, M0 है, इसमें कह रहा है बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सही है। अच्छा एक मिनट, ऊपर वाले सवाल में मैंने गलती कर दी है, सॉरी L0 था, मैंने उसको M समझ लिया, सॉरी। N3 है, L0 है, L सबशेल को बताता है बेटा, L0 है मतलब S की बात हो रही है, तो तीसरे शेल के S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तीसरे शेल के S ऑर्बिटल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2, तो इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। वो मैं M समझ गया, थोड़ा सा एक जैसे होता है तो मैं खुद थोड़ा सा उसमें भूल गया। N4 है, चौथा शेल है, और M0 है, चौथा शेल बनाया हुआ है, दोबारा नहीं बना रहा, M0 है, M0 बेटा यहाँ पे 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 है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर होगा 8। सही है, इसका आंसर होगा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा इसके बाद एक और सवाल अगर मैं लिखूं, N3 है, L
1 है और m+1 है। n3 है मतलब तीसरा शेल है, तीसरा शेल बना हुआ है। L1 है मतलब p की बात हो रही है और m की वैल्यू +1 है, तो इसका मतलब इसकी बात हो रही है, आखिरी वाले की। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। सही है, बना हुआ था तो दोबारा मैंने नहीं बनाया, वरना आप चाहो तो बिल्कुल उसी तरीके से पूरा दोबारा ड्रॉ करके देख सकते हो। सही है। अच्छा, N4 है और L3 है। N4 है मतलब चौथा शेल है, चौथा शेल बना हुआ है, दोबारा नहीं बना रहा। L3 किसका होता है बेटा? F का, तो उसका मतलब 4F की बात हो रही है। तो आपसे पूछ रहा है 4F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा? तो 4 के F में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। चौथा शेल है, L3 है मतलब F की बात हो रही है, तो 4F में वैसे ही सोच लेना, F के 7 ऑर्बिटल बनते हैं, हर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे टोटल। N3, एक और सवाल लिखते हैं। N3 L2 और m-1 कर लो। तीसरा शेल है L2 का मतलब D की बात हो रही है, तो तीसरे शेल का D है और m की वैल्यू -1 है, यानी इसका मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात हो रही है। किसी ऑर्बिटल का बोले तो बेटा ठक करके आप जवाब दे देना 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अच्छा, अगर आपसे बोले भाई चौथा शेल है, L3 है, m की वैल्यू मिसाल है -1 है और s+½ है, अब बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? N4 है मतलब चौथे शेल की बात हो रही है, L3 है मतलब f ऑर्बिटल की बात हो रही है, m-1 है मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात हो रही है, और इसमें भी कह रहे हैं +½ जिसका है वो बताओ, तो +½ तो एक का ही होगा ना, -½ दूसरे का होगा, तो इसमें टोटल एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा। सही है, यानी चारों क्वांटम नंबर आपने बता दिए ना, क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही तो बताते हैं एक इलेक्ट्रॉन की, तो जब चारों क्वांटम नंबर आपने बता दिए तो मतलब आप एक ही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, क्योंकि क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी होती हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यही हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, ठीक है, तो ये कुछ आपके क्वांटम नंबर के सवालात हो गए जो हम लोगों ने अब तक इसको डिस्कस किया। ठीक है। अच्छा, कुछ और अगर मैं सवाल देखूं, जैसे जैसे एक सवाल है, ये लिख दो, आपको बोले कि भाई ऑर्बिटल निकालो, ऑर्बिटल्स बताओ, पांचवा शेल है और L1 है। पांचवा शेल है, L1 है, L1 है तो बेटा मतलब किसकी बात हो रही है? L1 है तो मतलब बात हो रही है P की। सही है, और P में कितने ऑर्बिटल आते हैं बेटा? एक PX, एक PY, एक PZ, तो 3 ऑर्बिटल आते हैं। जैसे भी देख सकते हो, L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू +-1 होगी, यानी -1 से +1 तक, तो -1 होगी, 0 होगी और +1 होगी। ठीक है, तो N5 और L1 में 3 ऑर्बिटल आपके बनते हैं। अच्छा, आपसे बोले एक मिसाल है, P इलेक्ट्रॉन्स बताओ,
p इलेक्ट्रॉन्स निकालो किसमें, सल्फर में। सल्फर का एटॉमिक नंबर आपको पता है बेटा 16 होता है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सल्फर की करोगे कॉन्फ़िगरेशन। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, हो गए 16। अब p में इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है आपसे, p में कितने इलेक्ट्रॉन है पूरी सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन में, आखिरी शेल में नहीं, टोटल। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 4 इलेक्ट्रॉन ये रहे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। समझे? तो कहने का मकसद ये बेशुमार बेतहाशा सवालात क्वांटम नंबर में से आ सकते हैं और आते भी हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर का जो काम था वो हमने डिस्कस किया। अब आखिरी जो रूल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग, उस पे चलते हैं। पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली ने क्या कहा, देखो बेटा मैंने अभी आप लोगों को क्वांटम नंबर पढ़ा है, मैंने कहा ऐसे 4 नंबर होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी को बताते हैं, इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। जैसे एक सवाल मैंने लिखा था इसमें n भी पता था, l भी पता था, m भी पता था, s भी पता था, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए, 1। यानी एक एटम में 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर आपको दे दिए, तो इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो 4 नंबर होते हैं क्वांटम नंबर जिनको बताने पे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल जाती है, और वो चारों के चारों क्वांटम नंबर किसी भी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं। यानी किसी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ो तो उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये बात हमें बताई थी पॉली ने, तो ये कहलाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। No 2 electrons can have the same set of all 4 quantum number। एक एटम में कोई से भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रह सकते। जैसे हीलियम की मिसाल दी हुई है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है हीलियम का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 2। तो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 1s2, सही है। और इसका बनेगा एक ही ऑर्बिटल जिसका m0 होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ये घुमा फिरा के इस इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, और ये इस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो पहले इलेक्ट्रॉन का देखो बेटा n1 है, सही है, क्योंकि पहले शेल में आ रहा है। n क्या बताता है, शेल को बताता है ना, शेल पहला है तो n1 हो गया। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी पहले शेल में आ रहा है तो इसका भी n1 है। L0 है क्योंकि s में आ रहा है, इसका भी L0 है क्योंकि ये भी s में आ रहा है। और दोनों इलेक्ट्रॉन s का बेटा एक ही ऑर्बिटल बनता है, L की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0 होगी, तो इसका भी m0, इसका भी m0। चेंज किस में आ रहा है, इसकी स्पिन +½ और उसकी स्पिन -½ क्योंकि एक मान लो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है, सही है। तो ये आपका पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि एक एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ो, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रह सकते। जैसे एग्जांपल दी हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर निकाले, शुरू के 3 मैच कर रहे थे जिनको मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, आखिरी वाला अनमैच था। तो 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकते। एक सेम हो सकता है, 2 सेम हो सकते हैं, 3 सेम हो सकते हैं, चौथा क्वांटम नंबर लाजमी वेरी करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर कभी भी मैच नहीं कर सकते,
ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक सवाल अगर मैं बोलूं, चारों क्वांटम नंबर बताओ लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ आयरन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। तो सबसे पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। आखिर के दो सॉरी आखिर के दो इलेक्ट्रॉन के बेटा चारों क्वांटम नंबर आपको बताने हैं। तो आखिर के दो इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो ऑब्वियसली इसके अंदर आ रहे होंगे। तो इसको खोलो। डी के कितने ऑर्बिटल बनते हैं बेटा? डी को खोलने जा रहा हूँ। डी के बनते हैं बेटा 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल बना दिए। ज़्यादा तो नहीं बना दिए, 1 2 3 4, सही है। अब इसमें डालने आपको इलेक्ट्रॉन। तो कैसे डालेंगे? अकॉर्डिंग टू हंट रूल। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, पांचवा इलेक्ट्रॉन, छठा इलेक्ट्रॉन। सही है। आखिर के दो इलेक्ट्रॉन बेटा कौन से हैं? सबसे आखिर में ये डाला है और उससे पहले ये डाला था। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन है। इनके चारों क्वांटम नंबर बताने हैं। सबसे पहले n बताते हैं। n दोनों का हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों तीसरे शेल में आ रहे हैं। सही है। फिर दोनों का बताते हैं बेटा l। l हो जाएगा, दोनों d के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों d के अंदर आ रहे हैं, तो l हो जाएगा दोनों का 2। m बताओ। m कैसे बताओगे बेटा? m देखो बेटा, इसका 0 होगा, इसका -1 होगा, इसका -2 होगा, इसका +1 होगा, इसका +2 होगा। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसका m -2, उसका m +2। स्पिन की बात करो, ये वाला नीचे की तरफ है, -½ कह दो, वो ऊपर की तरफ है, उसको +½ कह दो। तो देखो बेटा, शुरू के दो क्वांटम नंबर मैच कर रहे हैं। ये मैच किया, ये मैच किया, मगर आखिर के दो क्वांटम नंबर आपके वेरी कर रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन के कोई से भी एक एटम के कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लो। चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रह सकते। सही है। दो इलेक्ट्रॉन के एक एटम में कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लो, उनके चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं रह सकते। ये आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। सही है। और इसकी मदद से हमें ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी पता चलती है इलेक्ट्रॉन की। कि एक ऑर्बिटल में मैंने कहा ना, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो अगर आपसे ये पूछे ये बात कैसे पता चली है, ये किसकी एप्लीकेशन है, तो बेटा पॉली की एप्लीकेशन है ये। पॉली से हमें ये बात पता चली कि एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि अगर एक ऑर्बिटल में दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो फिर उनके चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे, जो कि कभी भी सेम नहीं हो सकते। पॉली ने कहा था। जैसे मिसाल है, आपसे एक सवाल कर ले, एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दे गलत। सही है। एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दे गलत। वो कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मिसाल है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, कॉन्फ़िगरेशन दे दे आपको 1s2 2s3। बोले किसके हिसाब से गलत है ये? तो आप कहोगे कि भाई ये पॉली के हिसाब से गलत है। कैसे? एक ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, s का एक ही ऑर्बिटल बनता है ना, s का मतलब L0 है, L0 है तो m भी लाजमी 0 होगा, एक ही ऑर्बिटल बनेगा। पहला इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा?
पहला इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा ऊपर की तरफ, दूसरा नीचे की तरफ, तीसरा कैसे आएगा, ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा। तो इन दोनों की स्पिन भी सेम हो जाएगी, प्लस हाफ। एन पहले से दोनों का सेम है, एल पहले से दोनों का सेम है, और एम भी दोनों का सेम है, तो एस भी सेम हो गया। तो चारों क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, पॉली की वायलेशन है। सही है। तो अगर एक ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आपको डाल के दे दे और बोले किसकी वायलेशन है, तो पॉलीस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन है ये। ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट हुआ। तो फिर इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।